डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। आज चिल्ड्रंस डे है। अब वैसे तो जिस हिसाब से नेहरू जी के कांड थे, आज के दिन को लव डे घोषित करना चाहिए था, पर चलिए चिल्ड्रंस डे ही मान लेते हैं। और बताइए, आज के दिन एक 55 साल के बच्चे का दिल दुखा दिया गया, वो भी भाजपाइयों के द्वारा। अच्छा लगता है चिल्ड्रंस डे पे बच्चों को रुलाना। और उधर से देखो तो फॉर अ चेंज रवीश जी आज सही भी साबित हो गए। उन्होंने कहा था कि भाजपा जब असम की बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो बिहार की बाढ़ को कैसे कंट्रोल करेगी। और बिहार में आज बाढ़ आ गई, और इस बाढ़ का अंदाजा पहले से तेजस्वी यादव को था, जब भाई साहब ने ये कहा था, इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे। भाई साहब, मैंने पहली बार जीवन में कोई ऐसा नेता देखा था जो अपने क्लीन स्वीप होने की बात को इतनी खुशी खुशी पहले से प्रिडिक्ट कर रहा था। भाई साहब, कांग्रेस के सपोर्टर्स ने आज सुबह 10 बजे से पहले वोट चोरी चीखना शुरू कर दिया था। वैसे तो रिजल्ट क्या रहेगा इसका पता इन सभी को पहले से था। शहजाद पूनावाला, क्या आपने लिखा है? I will accept any result that comes on 14th November. I won't blame EC शहजाद पूनावाला, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन। कंचना जी से लिखवा दो। कंचना यादव, are you willing to also commit on कॉन्फिडेंट है। मैं ये कहते हैं ना कि हमारा वचन ही जो है वो प्रण है, तो सुन लीजिए कि 14 को हमारी सरकार बनने जा रही है, डिस्पाइट कि आपके वो महाराष्ट्र। हमने नहीं कहा था, ये राहुल ने कहा था। राहुल ने। और उधर से न्यूज़ 24 जो दिन रात ये सपने देखता है कि किसी दिन तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, किसी दिन तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, और फिर सपने में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना हुआ देख के न्यूज़ 24 वालों को सपन दोष भी हो जाता है। इन लोगों ने भाई साहब 9 बजे तक ये दिखा दिया था कि महागठबंधन 100 सीट पे है, अब बस थोड़ी ही देर में तेजस्वी सीएम बन जाएगा। वैसे भाई साहब, ये बात भी कमाल ही थी कि सुबह 9 बजे तक एबीपी न्यूज ने एनडीए को आगे रखा हुआ था, आज तक वालों ने क्लोज फाइट चला रखी थी। न्यूज़ 24 पर महागठबंधन आगे था और रिपब्लिक पर एनडीए ने क्लीन स्वीप कर रखा था। ये साले मिलके हमें फुद्दू बनाते हैं इलेक्शन वाले। न्यूज़ 24 की बकैती को देखकर तेजस्वी यादव खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए, और तेजस्वी यादव ने खुद ट्विटर पर लिख दिया 9:30 बजे कि तेजस्वी यादव ने शतक मार दिया है, और कसम उड़ान छल्ले की पूरे महागठबंधन ने मिलके भी शतक नहीं मारा है, मिलके कमबख्त अर्ध शतक नहीं मार पा रहे हैं ढंग से। अरे भाई साहब, कोई तेजस्वी जी को बताओ कि आपका कॉन्टेस्ट नीतीश के साथ नहीं था या मोदी के साथ भी नहीं था। भाई साहब, आपका एक अलग कॉन्टेस्ट चल रहा था चिराग पासवान के साथ, वो तो लोजपा 29 सीटों पर ही चुनाव लड़ी, नहीं तो आप तो लोजपा से भी नहीं जीत पाते भाई साहब। फिर उधर से एक एनालिस्ट आए, भाई साहब बड़े ही खतरनाक एनालिस्ट थे। एक चीज तो मैं बहुत क्लियर कह सकता हूँ इस समय, प्रज्ञा जी, इस समय एक चीज बहुत क्लियर कह सकता हूँ, वो ये कि किसी का भी, ना एनडीए में ना इंडिया में, किसी का भी कोई स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिखलाई यहाँ पर नहीं देगा। चाहे आंकड़े, चाहे ये रिजल्ट, मैं इसकी भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ कि किसी का कोई क्लियर आंकड़ा नहीं आएगा। भाई साहब के हिसाब से क्लियर विजेता कोई नहीं होगा। अबे जब क्लियर मेजॉरिटी के लिए 122 सीट चाहिए, बीजेपी और जेडीयू लड़ी ही 101 सीट पे हैं, तो दोनों तो क्लियर मेजॉरिटी नहीं ला सकती ना भाई साहब। उधर से 163 सीट पे लड़ने वाली आरजेडी, जिन्हें खुद पर और तुम्हें उन पर पूरा भरोसा था कि ये तो अपने दम पर कुछ नहीं जीत पाएंगे, तो साला तुमने एनालिसिस किया क्या है? क्या किया इसमें एनालिसिस तुमने? एनालिस्ट भाई साहब, बस आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? उधर से कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, वो भाई साहब रिजल्ट देख के पागल हो गए। इलेक्शन कमीशन चिल्लाने लगे। Election commission. He says it's his prerogative. Then there is no need of an election commission. Tell them to get lost. Let's all do it on our prerogative. We'll also do what we want in our prerogative and say whatever we want. भाई साहब, कई बार तो मुझे लगता है दिल से बोल रहा हूँ ये बात, मैं दिल से। दुनिया की सबसे जलील नौकरी चुनाव परिणाम वाले दिन स्पोक्सपर्सन बनना है कांग्रेस का। भाई साहब, कई बार तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस रेस में ना उल्टी साइड भागती है, और कसम उड़ान छल्ले की कांग्रेस के नाम में रेस आता है, पर रेस में कैसे लड़ना है या कैसे भागना है ये उनको नहीं आता है। पर इन सभी बातों से इतर कांग्रेस और राहुल गांधी की एक बात पर तो तारीफ होनी ही चाहिए, उनकी सहनशीलता पर। भाई साहब, धरती के बाद राहुल गांधी हैं जो इतने सहनशील हैं, और ये साले लोग इतने निर्दयी, इतने कठोर हैं भाई साहब। एक तो राहुल जी कितने सालों से कोई जीत नहीं देख पाए, 91-92 हार हो गई हैं उनके सिर पे, ऊपर से ये लोग शायरी कर रहे हैं। साले लिख रहे हैं, ना तूफान ना आंधी, ना तूफान ना आंधी, कांग्रेस खत्म करेगा राहुल गांधी। अब इनका शेर देख के मुझे भी एक शेर याद आ गया। बिहार में मिले गठबंधन को वोट बहुत ही थोड़े,
बिहार में मिले गठबंधन को वोट बहुत ही थोड़े और तेजस्वी सुबह से चिल्ला रहे हैं लग गए हमारे लोग। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। भाई साहब मोदी ने 2014 में आते ही पूरे भारत का इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम चला दिया, तो उस ड्राइव में बिहार में भी बिजली पहुंच गई, सड़कें भी बन गई। पहले ना वहां सड़क थी ना लाइट हुआ करती थी, तो कहीं गड्ढे में ना गिर जाएं तो लोग चलने के लिए ना लालटेन को साथ लेकर निकलते थे। अब सबने लालटेन बुझा दी और कसम उड़ान छल्ले की लालटेन ना हाथ से ही बुझाई गई है, हाथ से ही। साला बिहार में आरजेडी की साइड में मातम छाया हुआ है और राहुल और तेजस्वी की जो लड़ाई है वो भयंकर हो रही है। किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वहीं जेडीयू और भाजपा नाच रहे हैं। और राहुल गांधी हो सकता है कि चुनाव हारने के बाद ये बोलें कि मेरी रैली में तो इतने लोग आए थे, ये कैसे हो गया कि मैं हार गया। मैं चुनाव हारा नहीं हूं, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। तो इस पे ना लोगों ने राहुल गांधी को एक संदेश भिजवाया है। वो बोल रहे हैं तेरी रैली में आया तो अपना वोटर समझा क्या, तेरी कॉमेडी का फैन है मैं। और मोदी ने ये प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया था कि ये एनडीए की अभी तक की सबसे बड़ी जीत होगी। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। और भाई साहब ऐसा ही हुआ, लालू का छोटा लौंडा भी विधायकी हार गया। इसके बाद लालू ने खुद तेजस्वी से कहा होगा अबे क्या नेता बनेगा रे तू। भाई साहब शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने थे तेजस्वी के। अपने शपथ ग्रहण की तारीख की भी घोषणा कर दी है कि 18। तो शपथ ग्रहण आप जब करेंगे तो आपकी झोली में कितनी सीटें होंगी? हमको लगता है अराउंड 170 जो है हम लोग फुल मेजॉरिटी के साथ हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। हाँ भाई साहब आ गई 170 सीट, ले ली शपथ, करा ली बेइज्जती। तो भाई साहब आज बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। क्यों नहीं आ रही है राहुल की सीट, क्यों हार रहे हैं तेजस्वी और क्यों जीती एनडीए, ये सब कुछ बताएंगे। यू कीप वॉचिंग द वॉक शो। तो भाई साहब ऐसा है कि बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और मां कसम बिहार इलेक्शन में दो तरीके की काउंटिंग चल रही थी। पहली काउंटिंग तो वोट्स की थी और दूसरी काउंटिंग खेसारी लाल यादव के बापों की थी। कौन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है। ये जीवन में कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया, मेरे पावर स्टार पवन भैया, दिनेश लाल यादव जी, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया। दिनेश भैया उस पिता को पैर छू रहा हूँ। माननीय पिता लालू प्रसाद यादव, एक बाप का भी रिश्ता है, एक बीबी का भी रिश्ता है। मतलब भाई साहब इस विश्व में मुझे लगता था कि केवल राहुल गांधी ही सबसे कंफ्यूज्ड आदमी है। जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई और फिर आस्ते आस्ते कट दिया। पर खेसारी लाल यादव तो गजब आदमी है भाई साहब। इसे तो ये तक नहीं पता कि पत्नी कौन है, बहन कौन है, बाप कौन है। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि इस बहन का सुरक्षा करना है मुझे, उसका हथियार बन के खड़ा रहता हूँ। अरे खेसारी जी कैसे करके मानोगे भाई साहब, कैसे करके मानोगे। इसीलिए तो कहीं लोग तुम्हें ये सब नहीं बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। भैया कई बार तो मुझे लगता है कि खेसारी के नाम में लाल लगाने के बाद खेसारी के बाबूजी ने कहा होगा पन इंटेंडेड, क्योंकि जिस हिसाब से भाई साहब बयान दे रहे हैं उस हिसाब से आरजेडी इनकी लाल कर ही देगी। और एक जगह तो भाई साहब ये बोल दिए कि हम विधायक बन के काम नहीं करेंगे। यदि आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले छपरा में क्या कीजिएगा? हम विधायक बन के थोड़ी यहाँ काम करेंगे। अरे भाई साहब अगर विधायक बन के काम नहीं करोगे तो क्या बन के करोगे भाई साहब, क्या बन के करोगे। अरे भाई साहब ये सब चीजें हम राहुल गांधी से एक्सपेक्ट किया करते थे, पर खेसारी लाल केम आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा खेसारी लाल से ये याद आया कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था
जिसमें अभिनव पांडे चित्रा त्रिपाठी को गालियां दे रहा था। मैं जब एबीपी न्यूज में काम करता था तब से मेरा ये बहुत मुतमईन रहता था, ये गालियां का चित्रा त्रिपाठी इन सब का समय चल रहा है तो हमारा तो दौर आएगा। ये साले अनपढ़ गंवार जाहिल बने, जब इनकी इतनी पूछ है हमारा तो दौर आएगा। एबीपी न्यूज काम करता तब से मुझको लगता है करीब से काम किया हूँ ना मैं यार, मतलब जिनको ABCD नहीं आती यार, अगर 4 लाइन लिख के ना दो मुर्गा लड़ाना कह दो और फिर हिंदू मुसलमान करने के, इसके अलावा कुछ थोड़ी ना आता है। देखो यहाँ मैं यही कहूंगा कि खेसारी लाल और अभिनव पांडे में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही आज उन्हें गालियां दे रहे हैं जिन्होंने इन्हें बनाया। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सुपरस्टार बना तो ऐसा थोड़ी था कि मनोज भी आए थे मेरे को सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भी आए थे, या रवि भी आए थे, या पवन भी आए थे। इनमें से कोई नहीं आया था मुझे सुपरस्टार बनाने के लिए। पर भाई साहब कुछ भी कहो, बिहार के चुनाव में इतने मजेदार इंसिडेंट्स हुए कि कोई चाह के भी अपनी हंसी नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने सितंबर के महीने में बिहार से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, और यात्रा ना देश के दूसरे हिस्सों में भी जानी थी, पर कसम उड़ान छल्ले की राहुल गांधी ने ये यात्रा बिहार में भी पूरी नहीं की। राहुल जी से अभी पूछा गया, राहुल जी यात्रा कैसी रही? राहुल जी बोले, मजा आ गया भाई साहब, 2 महीने बहुत ही गजब की यात्रा रही। रिपोर्टर ने पूछा, पर 2 महीने तो आप बिहार में थे भी नहीं, फिर यात्रा कैसे कर ली? राहुल जी बोले, अरे बिहार यात्रा नहीं, विदेश यात्रा बहुत बढ़िया रही, विदेश यात्रा। राहुल गांधी लास्ट टाइम जब बिहार में दिखे थे ना, वो सितंबर था। भाई साहब की यात्रा इतनी सफल हुई कि पार्टी ने खुद राहुल जी को कह दिया कि राहुल जी सुनो, अरे सुनो ना राहुल जी, अरे राहुल जी सुनते नहीं हो यार आप, राहुल जी सुनो तो ऐसा करो, आप बिहार इलेक्शन हम पे छोड़ दो और विदेश निकल जाओ, हम संभाल लेंगे। भाई की रैली का प्रभाव देखकर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी का फोटो ही हटवा दिया, और इस सब के बाद भी रवीश कुमार को राहुल गांधी को देखते ही ऑर्गेजम्स आ रहे थे, और ऑर्गेजम्स भी भाई साहब कमबख्त ऐसे थे कि वो ऑर्गेजम्स जाने का नाम नहीं ले रहे थे। भाई साहब रवीश जी ने वीडियो बना दी, 85 साल के बाद बिहार में कांग्रेस। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दी तो रवीश जी कहते हैं कि राहुल गांधी का धमाका। देखो रवीश जी, बात ऐसी है कि राहुल गांधी के सपोर्टर्स का धमाका हमने देखा है अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली के लाल किले पे, और ऐसे बड़े बड़े धमाके पास्ट में भी हमने बहुत देखे हैं उनके सपोर्टर्स से। पर मां कसम, पिछले 21 साल से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में हैं, और राहुल गांधी ने जब जब धमाका किया है फटी कांग्रेस की है, और इस बार तो तेजस्वी यादव की भी फटी पड़ी है। पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी तेजस्वी की, इस बार भाई साहब तीसरे नंबर पे भी मुश्किल से आए हैं। जो आदमी अपनी पार्टी खा गया हो, लालू का लौंडा सोच रहा था कि उनकी पार्टी नहीं खाएगा। अबे कैसे सोच रहे हो ऐसा? एक साइड मोदी ने बिहार में 14 रैली करी, एक रोड शो भी किया, योगी ने 18 रैली करी, अमित शाह ने 34 रैली करी, और राहुल गांधी भाई साहब पीक बिहार इलेक्शन में विदेश घूम रहे थे। खैर अब तो मुझे ये लग रहा है कि अच्छा है विदेश चले गए, नहीं तो इनकी इतनी सीट भी नहीं आती। भाई साहब आज तारीख 14 है, और महागठबंधन के साथ भी कुछ यही हुआ है नतीजों में, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तेजस्वी यादव ने रिजल्ट देखते देखते ट्वीट लिखा, और ट्वीट में भाई साहब ने लिखा, अंतिम लड़ाई अभी बाकी है, साथ में एक फोटो भी चिपका दिया। फोटो देख के साला ये समझ में नहीं आ रहा था तेजस्वी जो आगे से छिला हुआ बांस दिखा रहे हैं वो तेजस्वी में घुसा हुआ था, या फिर ये बांस अब राहुल में घुसाएंगे। अबे तेजस्वी को लग रहा था लड़कों के साथ नाच दूंगा, वोट मिल जाएंगे, टी शर्ट पहन के आऊंगा, वोट मिल जाएंगे, रवीश जी मेरी टी शर्ट पे वीडियो बना देंगे, वोट मिल जाएंगे। कमाल नजर आ रहा है। मरून, क्रीम, व्हाइट, स्काई ब्लू, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक और ब्लैक टी शर्ट में तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। बुलेट पे राहुल गांधी के साथ चलूंगा, वोट मिल जाएंगे, रवीश जी से इसके ऊपर वीडियो बनवा दूंगा, वोट मिल जाएंगे। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। अरे भाई साहब, आपको एग्जिट पोल तक में किसी ने वोट नहीं दिए, केवल एक को छोड़ के। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के ये
जितने एग्जिट पोल सरकारी चाटुकारिता करते हुए, ये जितने सरकारी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, एकदम बम्पर छप्पड़ फाड़ सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, वो सारे एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तेजस्वी जी देखो, ऐसा है जिसे देखकर आपने टी शर्ट पहननी शुरू करी है ना, लोग उसी को वोट नहीं दे रहे हैं, आपको क्या देंगे? तो ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं ग्राम दर्शन में, फिर आगे बताएंगे भाजपा कैसे जीती। राम राम। ग्राम दर्शन में आपको स्वागत है। भैया कुछ लोगों की गणित इतनी खराब हो गए, इतनी खराब हो गए कि न्यों पूछने को मन कर जाए, इन्हें पत्रकार किसने बना दिया? पत्रकार बनने को भी ना भैया मैथ को टेस्ट देना जरूरी होना चाहिए। आरफा खानम शेरवानी बोली कि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक 23% यानी कम से कम 1/4 लोग अभी भी बिहार में आरजेडी को वोट किया है उन्होंने, और उसके अलावा करीब 21%, 21.77 यानी 22% लोगों ने बीजेपी को। बोली 1/4 बिहार ने आरजेडी वोट दे दिया, सबसे बड़े हैं सबसे बड़े। अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही मलूक ना हो रही भैया। आरजेडी ने चुनाव लड़ो 143 सीटन पे, बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव लड़ो 101 सीटन पे। 101 और 143 बराबर हूं मैं। अगर बराबर ना हूं मैं तो दोनों पार्टी को वोट शेयर कंपेयर करो कैसे जा सके, न्यों बता दे। अरे 42 सीटन पे आरजेडी ज्यादा लड़ी, तो उन पे जो वोट पड़े होंगे उन पे बन रही है यू परसेंटेज ज्यादा। पर इतना गणित पढ़े कौन? चुनावन से पहले खेसारी लाल यादव बोल रहा हो कि वाह कोई ना हरा सके, वो तो ब्रह्मा की लिखी लकीर है वे मिटा सके। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। अम्बे तू ही हो रहा मलूक कतई, या कि इन बातों ने ना ब्रह्मा जी खुद पर्सनली लेगी। खेसारी बुरी तरह तहारो भैया, बुरी तरीके से। परे तो कांग्रेस ने दिल्ली के अकबर रोड पे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए बिहार के नतीजा ने देख के। गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। देखो यह ऐसा है, अभी नतीजा आए हैं, इनके बाद इलेक्शन कमीशन तुम्हें 45 दिन देगा। तुम जो भी जांच करवानी है, जो सीसीटीवी की फुटेज चाहिए तुम्हें, तुम सब ले लो, सब दे देंगे तुम्हें। पर देखो 6 महीना बाद आओगे और न्यों कहोगे देखो भैया हमें तो सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, अब वो नहीं मिलेगी। तो 45 दिन का रूल है, या को खूब फायदा उठा लीजो, नहीं तो भैया तुम कहा हो उस समय पता चल जाएगी। 45 दिनों के बाद ना इलेक्शन कमीशन तुम्हारी मदद करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, अब जांच करवानी है तो करवा लियो, ना करवानी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चलूं, मैं लेके तुम कौन पढ़ो। तो जी प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू को 25 से अधिक सीट नहीं आएंगी। भाई साहब लिख तक के दे रहे थे, जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी, बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू। क्या प्रशांत जी, कितनी आई? 80 से ऊपर आई भाई साहब। 101 पे तो चुनाव ही लड़ा था, उसमें से 80 से ऊपर आ गई। अरे प्रशांत जी बड़ा दुख हो रहा है भाई साहब, अब आप राजनीति में नहीं रहोगे, आप तो आते ही चल दिए। भाई साहब एक ना केजरीवाल आपके अंदर है, ये हमें पहले दिन ही लग गया था। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब देखो जी कांग्रेस को मिली है 4 सीट। भाई साहब AIMIM से कम सीट लेके बैठे हैं ये। अबे हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से भी कम सीट लेके बैठे हैं ये। तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी बिहार में 7वें नंबर पर है जी। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। अब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार में सीएम बनेंगे, पर क्वेश्चन ये है कि ये एनडीए ने पुल ऑफ किया कैसे? तो भाई साहब बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने एनडीए के फेवर में काम किया। 2024 में मोदी और नीतीश का गठबंधन हुआ सेंटर में, और उसी गठबंधन के बेसिस पे सेंटर की सरकार चल रही है। और इस गठबंधन के बाद दोनों वर्षों में अच्छा खासा पैसा बिहार को दिया गया है। बिहार को बेशक स्पेशल कोटा या स्पेशल स्टेटस ना दिया गया हो, पर स्पेशल पैकेज जरूर दिया जा रहा था। लोगों को लगने लगा था कि बिहार की जो तरक्की है वो इन्हीं दोनों के बेसिस पे टिकी हुई है, और अगर बिहार में सरकार बदली तो ये जो स्पेशल पैकेज है ये बिहार में नहीं आएगा।
बिहार में अडानी का प्लांट खुला और इससे ना आम बिहारी बहुत खुश था। बिहार के लोगों को लग रहा था कि अब हमें यही काम मिलेगा और उन्हें शायद इस बात का भी भरोसा था कि ऐसे और प्रोजेक्ट्स इस सरकार के रहते बिहार में आएंगे। एक और तेजस्वी की फेक सरकारी जॉब्स की प्रॉमिसेस थी और दूसरी ओर धरातल पर काम हो रहा था। आपने जो विजन दिया उसमें एक बड़ी बात आपने बोली कि हर फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब आप देंगे। उसकी जो मैथ्स है वो कहती कि 12 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, जो कि स्टेट बजट का 4 गुना है। अगर आप बहुत कम बेसिक सैलरी भी देते हैं इन एम्प्लॉइज को, ये पैसा आएगा कहाँ से? जो बीजेपी ने जितने अनाउंस किए वो कितना गुना है? फिर उधर से तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा दिए। आप सब लोग मेरे साथ नारा लगाइए, शहाबुद्दीन जी अमर रहे। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दे दिया। आप कलम बांट रहे हैं लेकिन साथ में टिकट भी तो आप बांटते हैं। अनंत सिंह की बात करते हैं तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान से खड़ा करते हैं। भाई साहब, शहाबुद्दीन एक अतीक अहमद टाइप का अपराधी आतंकी है और उसका गुणगान तेजस्वी यादव कर रहा था। लोगों को एक झलक तो दिख ही गई होगी कि जंगल राज कैसा हुआ करता था। फिर तेजस्वी के फेवर में गाने बनने लगे। गाने बने ऐसे कि भैया जी आएंगे तो कट्टा उठाएंगे, लड़की उठाएंगे, इस टाइप के गाने। अब बताइए कौन सी महिला अपने बच्चों को रंगदार बनवाना चाहेगी? पर वहां के बच्चे रंगदार बनना चाहते हैं क्योंकि वो यादव है और जब यादव की सरकार आएगी तभी रंगदारी बनेगी। ये गाने महिलाओं ने सुने। समाज ने भले ही उन महिलाओं की बात सुनी हो या ना सुनी हो, पर इन महिलाओं ने सब कुछ सुना और जब वोट देने की बारी आई तब यही महिलाएं पुरुषों से लगभग 9% अधिक वोट दे के आईं। देखिए, नीतीश की ना महिलाओं में बहुत बढ़िया इमेज है क्योंकि नीतीश ने शराबबंदी की, विमेन रिजर्वेशन की और फाइनली वो 10-10 हज़ार वाली जो स्कीम है वो भी चलाई। तो ये जो महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट था ना 9% के करीब, ये एनडीए को गया होगा और इसका लाभ एनडीए को मिला है। फिर इसी साल 3-4 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश का सपोर्ट मोदी के साथ था। सबने कहा कि पाकिस्तान पे बढ़िया कार्रवाई की है, ये कार्रवाई मोदी ही कर सकता था और राहुल गांधी का उस पर बयान आया, नरेंद्र सरेंडर। ये जो नरेंद्र सरेंडर वाला जाइब था ना, ये लोगों के बीच में बिल्कुल ढंग से नहीं गया। देश की फोर्स को क्वेश्चन करना, उनको पूछना कि हमें बताया जाए कितने रफेल गिरे हैं, कितने रफेल गिरे हैं, और उसका जवाब जब फोर्सेस ने दे दिया तो उनकी बात को ना मानना। ऐसा ही तो पाकिस्तान कर रहा था। ये बात ना बिहारी वोटर्स के साथ बिल्कुल ढंग से नहीं गई। बिहार का वोटर कुछ भी हो सकता है पर वो अपने राष्ट्र की इस तरीके से बदनामी नहीं सह सकता है। और ये बात ना मेरे ख्याल से अब तक बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखकर समझ में आ जानी चाहिए थी। फिर आरएसएस दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनावों में ना भाजपा के लिए सबसे बड़ा एसेट बन के आई थी आरएसएस, और अब बिहार के चुनावों में एक भयंकर तरीके से इन लोगों ने काम किया है। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने गली गली भेजा है और पूरे बिहार की मैपिंग की गई है। पूरे बिहार को ऐसे मैप किया गया है कि उसमें कास्ट सेंसिटिव इलाकों को अलग बांटा गया और नॉन सेंसिटिव इलाकों को अलग बांटा गया। जो भी कास्ट सेंसिटिव इलाके थे उन एरियाज में अपने बेस्ट प्रचारकों को भेजा गया। वहां के लोगों को कास्ट आइडेंटिटी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। और इसीलिए आप जो देख रहे हो ना, ये जो MY फैक्टर है, ये बिहार में बिल्कुल ही काम नहीं किया। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे जिन्होंने बिहार में वर्षों से चले आ रहे समीकरणों को उठा उठा कर फेंक दिया। इस बार ना जाति चली ना धर्म। तो भाई साहब, ये था हमारा एनालिसिस पूरे बिहार इलेक्शन का। होप आपको मजा आया हो। चैनल को भाई साहब आप सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर तो इस वीडियो को कर ही देना। यू आर वॉचिंग द वोक शो।